16 दिसंबर को जयपुर में विप्र महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद खास मुलाकात विप्र फाउंडेशन राजस्थान के अध्यक्ष अनुराग शर्मा के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज खास मुलाकात में। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं अनुराग शर्मा, जो अध्यक्ष हैं विप्र फाउंडेशन राजस्थान के, और हमारे साथ आज बात करेंगे ब्राह्मण राजस्थान में किस तरह से कैसे हमारे साथ आगे बढ़ने वाले हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी अभी आपका महाधिवेशन हुआ 16 दिसंबर को, क्या उसमें उसका करने का कारण क्या था? वो उसके महत्वपूर्ण जो आपने निर्णय लिए वो सब क्या थे और क्या पाया आपने? मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि विप्र फाउंडेशन पूरे भारतवर्ष में एक सक्रिय संगठन है, जिसमें विप्र समाज की जो भी समसामयिक विषयों के ऊपर जो भी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है उन पर चिंतन होता है, मनन होता है। और ये 16 दिसंबर को जो विप्र महाकुंभ जयपुर में हुआ, उसके पहले 3 विप्र महाकुंभ देश के अलग अलग शहरों में हो चुके हैं, जिसमें कलकत्ता, गुवाहाटी और दिल्ली, और अब ये चौथा विप्र महाकुंभ जयपुर में हुआ। जयपुर में जब ये विप्र महाकुंभ की हमने परिकल्पना करी तो हमने ये चीज़ महसूस करी कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण अगर किसी बड़े प्रदेश में निवास करते हैं तो वो राजस्थान में करते हैं। और कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद से निरंतर क्षय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जितना विप्र समाज का हुआ है उतना और कहीं नहीं हुआ। और विशेषकर राजस्थान में ये चीज़ बहुत दृष्टिगत है और बहुत चीज़ों से हमने ये चीज़ महसूस करी है कि हम लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं। तो एक तरह से हम लोगों ने ये जो 16 दिसंबर का आयोजन किया उसे हमने ब्राह्मण स्वाभिमान दिवस का नाम दिया। और हम लोगों का प्रयास ये था कि सभी ब्राह्मण, चाहे वो किसी भी संवर्ग के हों, एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, एक जगह जुटें और कम से कम हमारे जो आज के जो हमारे ज्वलंत विषय हैं जिन पर कि हमें चिंतन करने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत है, उस पर एक साथ बैठ के और कोई फैसला करें। ये आपने इतने मंच पे इतने दिग्गजों को, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को, अलग अलग विचारधाराओं वाले लोगों को इकट्ठा कर तो लिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मंच पे सिवाय एकजुट होने के बाद आगे भी विधानसभा और लोकसभा में जो चीज़ हम चाहते हैं, आप चाहते हैं, वो कर पाएंगे? बिल्कुल, हम ऐसा महसूस करते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि जो 16 दिसंबर को जो संदेश दिया गया समाज के द्वारा, वो भी सब समाज के ही लोग हैं, समाज के ही प्रतिष्ठित लोग हैं। तो जो समाज की जो 2.5 लाख 3 लाख लोगों की जो संख्या ने उनको एक संदेश दिया, निश्चित रूप से वो संदेश समझेंगे और उनकी जो समस्याएं और जो उनके विषय हैं उनको उचित मंचों पे वो उठाएंगे। अक्सर क्या होता है, मंच पे उठाना एक बात होती है, लेकिन मैंने जो देखा है विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण जो है वो कभी भी डिसाइडिंग वोट नहीं है, हमेशा एक डिवाइडिंग वोट हो जाता है। क्या आपको लगता है कि जैसे कि अगर दूसरी जाति के लोग हैं वो एक जगह, एक इलाके में रहते हैं, ब्राह्मण सब जगह फैले हुए हैं, हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में है, तो वो कभी भी एक राजनेता का, जो कि हम उस मंच पे मौजूद थे, एक निर्णायक कारण नहीं बनते हैं उनकी तरफ से जोर से बात करने का? आपको लगता है वो सब बदल पाएगा? नहीं, बिल्कुल बदलेगा। और मैं यहाँ इस चीज़ को आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि डिसाइडिंग वोट अगर राजस्थान में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों पर कोई है तो वो ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण उदार रहा है, राजनीतिक रूप से उसकी समझ बहुत विकसित रही है और जातीय राजनीति के अंदर कभी ब्राह्मण नहीं पड़ा, उसने उचित उम्मीदवार का साथ दिया है। परंतु अब समय ऐसा आ गया है, और जैसा मैं आपको बताऊं, 16 दिसंबर की जो एक घटना है वो ऐतिहासिक थी कि आज इतने लोगों का एक साथ इतनी कड़कड़ाती ठंड में एक जगह जुटना और 6 घंटे तक अनुशासित रूप से वहाँ पर बैठे रहना, अपने आप के अंदर एक ये मैसेज है, एक संदेश है कि अब आने वाले समय में ब्राह्मण वोट डिसाइडिंग वोट ही रहेगा। जी, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको मुबारक देता हूँ। वो वाकई बहुत अच्छा आपने आयोजन किया और सबको एक मंच पे लाए और एक आवाज़ बन के, अब ज़रूरत है मेरे ख्याल से इसको नीचे लेके जाने की और ग्रास रूट लेवल पे जिसे कहते हैं करने की। ब्राह्मण अगर एकजुट हो जाए तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी ने ब्राह्मणों के वोट को बांटा है, तो वो भी रोकना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। दूसरा, आपने एक बात कही थी आर्थिक मुद्दे पे आरक्षण की, उसके बारे में उस महाधिवेशन का क्या फैसला या क्या निर्णय निकला? देखिए, हमारा सोच इसमें यह है कि भारतीय समाज की आरक्षण के बिना एक आदर्श समाज के रूप में स्थापना हो। आज़ादी को आज 65 साल हो गए हैं। जिस समय आज़ादी हमें मिली उस समय विभिन्न जातियों की अलग अलग परिस्थितियां थी, जिसकी वजह से आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया। परंतु फिर बाद के अंदर वोटों की राजनीति की कारण ये आरक्षण की समय सीमा बराबर बढ़ती रही। आज पुनः उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है
और समान अधिकारों और समान अवसरों के साथ के अंदर आरक्षण विहीन समाज की एक हमें आवश्यकता है। लेकिन ये आदर्श स्थिति जब तक नहीं आ जाती तब तक आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए ब्राह्मणों को 15% आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। आरक्षण की वजह से जो प्रतिभाशाली युवा हैं उनका किस तरह से पलायन हो रहा है। आज अमेरिका में 45% डॉक्टर जो हैं वो ब्राह्मण हैं। अगर आज उन्हें यहाँ उचित अवसर मिलता, उचित संसाधन मिलते, तो क्या वो अमेरिका जाते? वो देश में रह के देश की सेवा करते। तो ये देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम प्रतिभाओं का संरक्षण करें, उन लोगों में अवसाद की भावना नहीं पैदा करें। और आरक्षण से ये हो रहा है कि वो अवसाद होता जा रहा है। तो जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन सभी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अगर आरक्षण देना ही है तो हम ये मानते हैं कि आदर्श स्थिति वही है कि आज आज़ादी के 65 साल बाद में, जबकि हिंदुस्तान एक सुपर पावर बनने जा रहा है, आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुराग जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके आर्थिक मुद्दों पे आरक्षण के बारे में। प्रतिशत की और इस राह में आने वाली रुकावटों की चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। वसुंधरा राजे जी को राजस्थान भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई। निवेदक पंडित शैलेश शर्मा, एडवोकेट, महावीर नगर, जयपुर। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। ये जोड़ू जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। गुमशुदा की तलाश। नाम विनीत कुमार श्याम सुखा, उम्र 26 वर्ष, कद 5 फुट 10 इंच, रंग सांवला, पहनावा ग्रीन टी शर्ट व ब्लू जीन्स। यह व्यक्ति 5 फरवरी 2013 मंगलवार को इंदिरा चौक, गंगा शहर से लापता है। इसकी किसी भी प्रकार की जानकारी निम्न नंबर पर दें। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। श्रीमती वसुंधरा राजे जी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई। शुभेच्छु सुभाष रावल, भाजपा नेता व सामाजिक कार्यकर्ता। शर्मा जी पहुँचे आधार केंद्र करवाने पंजीकरण सपरिवार। आपने इनको पैसे तो दिए ही नहीं। बेटा, आधार नंबर के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। इसमें पंजीकरण फॉर्म लेने से लेकर पंजीकरण पूरा होने तक की सारी प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त होती है। और हाँ, पंजीकरण करवाते वक्त अपना मोबाइल नंबर भी देना चाहिए ताकि आपको आधार के बारे में जानकारियाँ मिलती रहें। आधार मारो राजस्थान। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है। गांव-गांव में उन्नति और विकास हो रहा, उद्योगों से जुड़कर निर्माण हो रहा। आओ गाँव को मिलकर समृद्ध बना दे, गाँव विकास की योजनाओं से लाभ उठा ले। ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है। वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक, विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत जस्ता उत्पादक। भारत का जिंक, हिंदुस्तान जिंक। वसुंधरा राजे जी को राजस्थान भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई। निवेदक पंडित शैलेश शर्मा, एडवोकेट, महावीर नगर, जयपुर। Mahima's Nirvana, luxurious 2, 3 and 4 BHK apartments with 83% of green area and more than 50 amenities and facilities spread over 5 acres of greenery with beautiful landscaping. Mahima's Nirvana, Ajmer Road, Jaipur. आपके कपड़े धोने के साबुन में पशु चर्बी हो सकती है, इसलिए सिर्फ मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। श्रीमती वसुंधरा राजे जी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 7 फरवरी को जयपुर आगमन पर सायंकाल 6 बजे अजमेरी गेट पर भव्य स्वागत किया जाएगा। निवेदक सतीश मानवानी, उपाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र, जयपुर।
ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड वेख के कलोल कर दी खावे तारा तारा फिर सुबह शाम दूध दाखे टोल भर दी खा के फीड तारा आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जीपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। वसुंधरा राजे जी को राजस्थान भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई। निवेदक प्रेम सिंह बाजौर, पूर्व विधायक नीम का थाना। खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ हैं खड़ी, छोटी से छोटी। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर व कोटपुतली विधानसभा में आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। शुभेच्छु धूड़ सिंह शेखावत, पूर्व जिला पार्षद भाजपा जयपुर। फिर से स्वागत है आपका खास मुलाकात में। आज हमें अनुराग शर्मा जी के साथ, अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन राजस्थान के साथ, हम बात कर रहे हैं आरक्षण के बारे में और उसमें आने वाली समस्याओं के बारे में कि हमको आर्थिक रूप से प्रताड़ित और पिछड़े लोगों का आरक्षण करना चाहिए कि नहीं। अनुराग जी, आपने 15% की बात की। अभी हाल ही में हाई कोर्ट का राजस्थान सरकार के एक आरक्षण के निर्णय के ऊपर रोक आई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 50% से ऊपर आरक्षण नहीं देना चाहते और नहीं दे सकते हैं। कारण उसका ऊपर जाने का, जैसा कि आपको मालूम है, दूसरी जाति अपने आरक्षण के प्रतिशत में कमी नहीं चाहती हैं। नहीं तो हो सकता था कि जो आरक्षण हमने 4% ऊपर गए वो कम होके भी हो, लेकिन तो आप ये 15% कहाँ से निकालेंगे? नहीं, ऐसा है, मैं इसमें आपको करेक्ट करूंगा कि विशेष परिस्थितियों में आरक्षण 50% से ज़्यादा हो सकता है। आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में 50% से ज़्यादा आरक्षण है, कहीं 67% है, कहीं पर 69% है। तो विशेष परिस्थितियों में आरक्षण ज़्यादा हो सकता है। और जहाँ तक आपने दूसरी जातियों के विषय में बात की, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आदर्श स्थिति तो ये है कि आरक्षण विहीन समाज होना चाहिए। आदर्श स्थिति तो वही है। आज हिंदुस्तान में 65 साल की आज़ादी के बाद में, आज जबकि हम एक ग्लोबल पावर बनते जा रहे हैं, आज हमारा पूरी दुनिया में परचम है हिंदुस्तान का, तो हमें क्या आवश्यकता है आरक्षण की? तो क्या ये सही है कि आप आरक्षण इसलिए मांग रहे हैं कि आरक्षण हट नहीं रहा है? नहीं नहीं, आदर्श स्थिति नहीं आने तक, आदर्श स्थिति नहीं आने तक 15% आरक्षण उन लोगों को मिले जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, संसाधन विहीन है, उनकी प्रतिभाएं हैं, उनमें प्रतिभा है। जैसे हम लोग विप्र फाउंडेशन में विप्र स्कॉलर स्कीम चला रहे हैं। जी जी। उसमें हम लोग प्रतिभाशाली बच्चों का चयन करते हैं और उन प्रतिभाशाली बच्चों को हम पढ़ाई के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। तो प्रतिभाएं हैं लेकिन संसाधन नहीं है। तो ऐसी प्रतिभाओं को पहचान के, क्योंकि वो हमारे देश की एक बहुत बड़ी अमूल्य संपदा है, तो उनका संरक्षण किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी विषय पे हम ये चाहते हैं कि आदर्श स्थिति तो ये हो कि आरक्षण नहीं हो, लेकिन जब तक कि आदर्श स्थिति नहीं आती है, हमें 15% आर्थिक आधार पर आरक्षण तुरंत प्रभाव से तत्काल लागू हो। तो इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? कोई आंदोलन हो रहा है, कोई चिट्ठी लिखी जा रही है, कुछ लोगों को इसके बारे में अवगत कराया जा रहा है, कोई विधानसभा या लोकसभा में? क्या आप लोग विप्र फाउंडेशन पूरे भारत वर्ष की या राजस्थान की, क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम लोग पूरे देश में 20 राज्यों में सक्रिय हैं विप्र फाउंडेशन, और राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको कहा, तो राजस्थान में हम लोग एक अभियान के रूप में आरक्षण के इस मुद्दे को लेके आ रहे हैं, जिसमें हम तमाम तरीकों से, लोकतांत्रिक तरीकों से इस चीज़ का विरोध करेंगे और हम ये मांग करेंगे कि हमारा जो 15% आरक्षण है वो तत्काल हमें प्राप्त हो। अभी हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों 10% आरक्षण तत्काल प्रभाव से दिया है। तो आपको जो कि बाकी लोगों ने किया अभी कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान, और अभी भी लोगों ने जो आयोजन किए, बाकी जातियों ने जो एक आम लोगों को बुला के अपना शक्ति प्रदर्शन किया, विप्र समाज का ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है, सिवाय लोगों को जाके और समझाने की और सरकार की पैरवी करने के? नहीं, या आप एक बड़ा आयोजन और करेंगे जिसमें लोग आएं और अपनी ये मांग रखें, विधानसभा के दौरान रखें, या कैसा कि ये संभावना है या इसकी तैयारी चल रही है? ऐसा कुछ अभी है नहीं। शक्ति प्रदर्शन तो मेरे ख्याल से हमने 16 दिसंबर को जो कर दिया वो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, अगर उसी को पैमाना माना जाता है। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि एक इसी पर्टिकुलर विषय को लेते हुए हम पूरे प्रदेश में जितने भी जिले हैं वहाँ पर हम अलग जगाएंगे
और बाद के अंदर उसकी परिणति के रूप में जयपुर में या जहां भी समीचीन लगेगा वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। हाँ, अक्सर ये होता है कि वो तो एकजुट हो गए, आप ये सबको मालूम पड़ गया, लेकिन विधानसभा के दौरान ज़्यादातर अधिवेशन और शक्ति प्रदर्शन जब कुछ और घट रहा हो तो न्यूज़ में आने के कारण और अपने लोगों को और नेताओं को बताने के लिए कि हम एकजुट हैं, तो शायद आप उसका आयोजन अभी इस विधानसभा के दौरान करने का विचार नहीं है आपका? नहीं, अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से इस पूरे मुद्दे को एक प्रदेश व्यापी मुद्दा बनाते हुए आम ब्राह्मण को इसके साथ जोड़ते हुए इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएं। ये अभी हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छे। अब मैं ये जानना चाहूँगा, विप्र फाउंडेशन जो है इस आरक्षण के मुद्दे के अलावा और जैसे आपने एजुकेशन, गरीबों को आप एजुकेशन मुहैया करा रहे हैं, उसके अलावा और विप्र फाउंडेशन और क्या क्या करती है? देखिए, विप्र फाउंडेशन के माध्यम से हम बहुत सारे रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। पूरे देश में हम तकरीबन ऐसे 300 विद्यार्थियों का चयन करके उन्हें 2-2 लाख रुपए का ऋण ब्याज मुक्त अब तक दे चुके हैं। राजस्थान से हम लोग तकरीबन 80-85 बच्चों को ये दे चुके हैं, ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करा चुके हैं। इसके अलावा हमने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से एक करार किया हुआ है जिसमें जो निर्धन परिवार हैं उनको 50,000 रुपये तक का मेडिक्लेम इंश्योरेंस हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ये भी राजस्थान में तकरीबन 1200-1300 हम कार्ड्स वितरित कर चुके हैं गरीब परिवारों को। तो इस तरह के रचनात्मक कार्य तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों की एक परिकल्पना है कि राजस्थान में जयपुर में एक हम विश्वविद्यालय की स्थापना करें, भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की, और हमने 16 दिसंबर को ये मांग रखी है राज्य सरकार से कि हमें इसके लिए 50 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई जाए। समाज सक्षम है अपने स्तर पे इस तरह के किसी भी विश्वविद्यालय को बनाने के लिए, उसके संचालन के लिए। तो सरकार का क्या जगह के बारे में या कुछ फैसला आने की उम्मीद है? हमारे लोकसभा के सांसद हैं, हमारे कई मंत्री उस समय मौजूद थे जो अभी सरकार से हैं, उनका रुख आपको लगता है कि ज़मीन हमको जल्दी ही मिल पाएगी? बिल्कुल। ये इलेक्शन का साल है, अगस्त सितंबर के बाद शायद कुछ संभव ना हो पाए, अगर उसके पहले संभावना है आपको लगती है? नहीं, बिल्कुल मैं आशावान हूँ, और जो हमारे समाज के नेता हैं उनसे सबसे जितनी बार भी बात हुई है उन्होंने इसके प्रति हमें आश्वस्त किया है, और हम पूर्ण आशावान हैं कि हम बहुत जल्दी इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे और यूनिवर्सिटी की हम घोषणा करेंगे, जगह हमें राज्य सरकार देगी। मैं पूर्ण आशावान हूँ। पूर्ण आशावान। तो इसकी कार्यवाही, कागजी कार्रवाई और वगैरह? जी हाँ। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा, कुछ जो सक्षम ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे हैं, शहरों में रहते हैं, नौकरी और व्यवसाय करते हैं, उनको जोड़ने का आपको नहीं लगता है कि ज़रूरी है? वो लोग इसको जात पात का मानते हुए इससे दूर रहते हैं और इसको राजनीति समझते हुए इससे हटते हैं, अपना दायित्व नहीं समझते बाकी समाज की और अपने धर्म के लोगों के लिए। उनको जोड़ने के लिए आप कुछ? नहीं, उनको जोड़ने के लिए ही तो हम सारे रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। जी जी। आज जो हमारी सबसे बड़ी विडंबना आज तक रही कि कोई भी संगठन, जो ब्राह्मण समाज का संगठन था, उसने कभी कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया। विप्र फाउंडेशन 3 साल पुराना भले ही हो, लेकिन वो एक रचनात्मक प्रोग्राम लेके आया। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो 16 दिसंबर को आयोजन हमने किया उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी युवाओं की थी, शहरी युवाओं की थी। ये सबसे बड़ी एक बात है ये जो निकल के आई। आप ठीक कहते हैं कि पहले ऐसा था, परंतु जब हम अपनी रचनात्मकता को, हमारे उद्देश्यों को सामने लेके जाते हैं कि हमारे उद्देश्य पवित्र हैं, हमारे उद्देश्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसके साथ जुड़ना चाहता है और जुड़ रहा है। हमारे मतलब आप ये देखिए कि पिछले 1.5 साल से मैं अध्यक्ष हूँ, और 1.5 साल के अंदर जितने लोगों से मैं मिला हूँ उनमें अधिकांशतः लोग ऐसे ही हैं जो पढ़े लिखे हैं, युवा हैं और समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि अन्ना हजारे के आंदोलन में देखी गई, उनके 2 फाड़ हुए। कुछ चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में घुस के उसका बदलाव कर सकते हैं और कुछ समझते हैं कि बाहर से हो सकता है। क्या आप लोग ये समझते हैं कि कॉलेज लेवल पे कोई स्टूडेंट्स का कोई रिप्रेजेंटेशन, चाहे ब्राह्मण का हो चाहे विप्र फाउंडेशन का हो, एक ग्राउंड लेवल से अपने यूथ जुड़े, वो संभावना है या वो संभावना की उम्मीद कम है? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा, विप्र फाउंडेशन का उद्देश्य है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों स्तरों के ऊपर हम बदलाव चाहते हैं, हम प्रोग्रेस चाहते हैं। तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति करने में सक्षम है, हमें उनका संरक्षण करके उनको भी आगे बढ़ाना है। लेकिन सिर्फ समाज के काम करके और समाज के नाम पे राजनीति करने का उद्देश्य अगर किसी का है तो हम उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति के अंदर सक्रिय हैं, जिनकी योग्यता है राजनीति करने की, उन लोगों को विप्र फाउंडेशन पूरा समर्थन देगा, उनके साथ में जुटेगा।
धन्यवाद। मैं अब इसके बाद बात करूंगा आपसे जो आपकी कोर कमेटी है, उन लोग उसमें कौन कौन से आयाम के लोग जुड़े हुए हैं, ताकि उनका स्ट्रेंथ सब लोगों को मालूम पड़े, ताकि वो भी जुड़ना चाहें और कैसे जुड़ सकते हैं इस ब्रेक के बाद। वसुंधरा राजे जी को राजस्थान भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई। निवेदक पंडित शैलेश शर्मा, एडवोकेट, महावीर नगर, जयपुर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मजबूती और विश्वास का दूसरा नाम बिरला उत्तम सीमेंट। गुमशुदा की तलाश। नाम विनीत कुमार श्याम सुखा। उम्र 26 वर्ष। कद 5 फुट 10 इंच। रंग सांवला। पहनावा ग्रीन टी शर्ट व ब्लू जीन्स। यह व्यक्ति 5 फरवरी 2013 मंगलवार को इंदिरा चौक, गंगा शहर से लापता है। इसकी किसी भी प्रकार की जानकारी निम्न नंबर पर दें। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। आइए बैठे। मैं अपना मोबाइल घर बुलाया, कल आता हूँ। चुप रहिए, बहाना बनाना छोड़िए। शरीर में इतनी तकलीफ है और बताओगे नहीं तो ठीक कैसे होगा? यौन संक्रमण ही तो है। पूरा इलाज करेंगे और बात रहेगी सिर्फ आपके और हमारे बीच। डर को भगाइए, निकटतम सरकारी अस्पताल में यौन संक्रमण का इलाज करवाइए। All is well। आदर्श ग्रुप लेकर आए हैं राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स सिटी अजमेर रोड, जयपुर में, जहां आप पाएंगे 900 से भी ज्यादा 2, 3, 4 और 5 BHK प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट, पूर्णतया सुख सुविधाओं से सुसज्जित। पोडियम कंसेप्ट की राजस्थान की पहली योजना, जहां पर है सभी आउटडोर और इंडोर गेम्स की सुविधा और 4 स्टोरी का अल्ट्रा मॉडर्न क्लब हाउस। बुकिंग के लिए कांटेक्ट करें आदर्श रियल एस्टेट लिमिटेड 9672555515। मम्मी, पापा, अंकल आए हैं। ओह, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे भाई कौन आया है, कोई मुझे भी तो बताओ। है कोई माँ जो साथ लाया है तरक्की और उन्नति का वादा? कौन भला? अंदर आइए। अरे भाई कहाँ है तरक्की और उन्नति? माँ, तरक्की छुपी है इनके सवालों में। ये है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के ऑफिसर। अच्छा। अगर आप हमारे सवालों का सही जवाब देंगे तो सरकार आपके लिए कारगर योजनाएं बना सकेगी और आपको मिलेगी तरक्की। बैठो बेटा, पूछो जो पूछना है, मैं सारे जवाब दूंगी। निभाएं अपनी जिम्मेदारी, NSSO को दे सही जानकारी। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए तो सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठी। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मेरे घर में है बॉर्ड पावर जूसर एंड जूसर मिक्सर ग्राइंडर जो दे फ्रेश एंड प्योर जूस। संपूर्ण भारतीय। यही है, यही तो है मेरी शान। यही है, यही तो है हमारी शान। यही तो है हमारी शान। ओ, इसी पर है सबका भरोसा। JP सीमेंट, सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। JP सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। क्या आप दुकानदार की जाति देखकर राशन खरीदते हैं? क्या आप इलाज कराने से पहले डॉक्टर की जात पूछते हैं? तो फिर आप जाति देखकर वोट क्यों देते हैं? याद रखें, जब जब हम जाति के आधार पर वोट देंगे तब तब भ्रष्ट नेता चुन करके आएंगे। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अब तो जागो। खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ हैं खड़ी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मुड़ मुड़ के देखो मीठी यादों की लड़ी। खुशियों के पीछे हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से।
वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ओके प्लस अनंता एट जयसिंहपुरा जयपुर, एन एक्सक्लूसिव 4 BHK लग्जूरियस विलास, जहां मिले आपके सपनों का आशियाना। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरू। माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर व कोटपुतली विधानसभा में आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। शुभेच्छु धूड़ सिंह शेखावत, पूर्व जिला पार्षद भाजपा जयपुर। नमस्कार, स्वागत है आज खास मुलाकात में। हमारे साथ है अनुराग शर्मा, विप्र फाउंडेशन राजस्थान के अध्यक्ष, और हम चर्चा कर रहे हैं विप्र समाज के बारे में, विप्र फाउंडेशन के आने वाले कामों के बारे में। अनुराग जी, हम बात कर रहे थे विप्र फाउंडेशन की। तो एक आम आदमी जुड़ सकता है और जुड़ा हुआ भी है, और यूथ भी हैं, और हर स्तर के लोग इसमें जुड़ सकते हैं। क्या चीज़ है जो आप बताना चाहेंगे आजकल के युवाओं को, या जो परिवार हैं जो जुड़ना चाहते हैं, जिनके पास समय है या नहीं है? नहीं, जुड़ाव के लिए तो ऐसा है कि हमारे विप्र फाउंडेशन की मेंबरशिप है, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। उसके अलावा हमारे विप्र फाउंडेशन की ऐसी योजनाएं हैं जिसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक चाणक्य शिक्षा संबल योजना शुरू की है, उसमें आप विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 1000 रुपये प्रतिवर्ष अगर आप देते हैं तो हम बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं उस फंड से, तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। उसमें अलग अलग योजनाएं हैं। आप अगर चाहेंगे किसी बच्चों को अडॉप्ट करके उसको पढ़ाना चाहते हैं, अडॉप्ट फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। हम वो डेटाबेस आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जिस तरह से जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उन लोगों के लिए एक एक्सचेंज जल्द शुरू करने जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो ये सब योजनाएं हैं जिसके साथ में जो भी आदमी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है, और निरंतर जुड़ रहे हैं जी। प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं, बढ़ बढ़ के आगे जुड़ रहे हैं। तो इसमें जो सारा का सारा जो फंडिंग है और ये जो सब योजनाएं आपने बताई, इसमें संपूर्ण पारदर्शिता है। आजकल इंटरनेट का काफ़ी प्रभाव हो गया है, वेबसाइट है, कोई डाक के जरिए है, सब चीज़ों की पारदर्शिता और प्रोसेस सब डिफाइंड है। कोई हमारी वेबसाइट वगैरह या कुछ हम बनाने की सोच रहे हैं? बिल्कुल, हमारी वेबसाइट है। उस वेबसाइट के ऊपर सब इंफॉर्मेशंस हैं, और जो ये मैंने आपको बताया स्कॉलरशिप स्कीम और मेडिकल कार्ड स्कीम, इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो भी उसके ऊपर उपलब्ध है। और जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी उसका भी उसमें जिक्र है? बिल्कुल है, उसका जिक्र है, उसका नाम पता सब उसके अंदर दिया गया है। तो ये कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखी गई है। और इसके अलावा जो हम इन योजनाओं के लिए जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं हमारे समाज के जो सक्षम लोग हैं उनसे, उसको एक FD के माध्यम से हम बैंक में रखते हैं। और आपको मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि विप्र फाउंडेशन एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके कोई भी पदाधिकारी, पूरे 20 राज्यों में कोई भी पदाधिकारी विप्र फाउंडेशन के अकाउंट से कोई विड्रॉल नहीं करता जी। जो भी काम करता है, जो भी वो अपना खर्चा करता है, घूमता है फिरता है, वो अपने स्वयं के पैसे से करता है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे समाज का जो पैसा हमने इकट्ठा किया है ये हमारी एक अमानत है हमारे उन बच्चों के लिए। तो हम उसके अंदर कोई शय नहीं करते हैं, और जो खर्चा हम लोग करते हैं, जो आयोजन भी अभी हमने किया, जो उसका खर्चा हुआ, उसका उस फंड से कोई लेना देना नहीं। हमने अपना पैसा खुद इकट्ठा करते हैं और उनसे अपना काम चलाते हैं। संस्था के बारे में बात हो गई, राजनीति की बात हो गई, सामाजिक दायित्व। आज जो गरीबी में से बिछड़े हुए लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा गरीबी में होने के कारण दूसरे समाज, दूसरी जातियां या आर्थिक जो उनका गलत उपयोग कर रही हैं। अभी भी एक घटना हुई है, सीकर ज़िले में हुई है, भरत में। उसके बारे में कुछ डालेंगे कि हम क्या कर सकते हैं एकजुट होकर, या क्या मिलके? आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये किया कि पिछले 2 महीने के अंदर हम लोग ने देखा है कि 3-4 घटनाएं ऐसी हुई है जो ग्रामीण अंचलों में हुई है, और इस तरह की हैवानियत की हद जहां पर क्रॉस हुई है, उस विषय में समाज को चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। भरतपुर में 2 लड़कों को गोली मार दी गई, सिकरौरी में, करौली के अंदर एक व्यक्ति के हाथ काट दिए गए। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन विषयों पे चिंतन करने की बहुत ज़रूरत है समाज को, और एकजुट एक साथ बैठ के। लेकिन इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन और कहीं ना कहीं सोच जो है वो जब तक जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये नहीं समझेंगे कि हम जो भी लोग हैं जो गाँव में रह रहे हैं, गरीब हैं, उनका उत्थान किया जाना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, उन लोगों के विषय में चिंतन करने की आवश्यकता है, बिल्कुल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विप्र फाउंडेशन राजस्थान अपने हर संभव प्रयास में आने वाले समय में सक्सेसफुल हो, और जो भी समाज की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करे, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। एंड इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद आपका अपना समय शेयर करने के साथ।
खास मुलाकात में आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते खास मुलाकात में। धन्यवाद।